हेलो एवरीवन, वेलकम टू नम्रता एजुकेट्स। आज हम लोग एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट मध्य प्रदेश अस्पताल सहायक के लिए मॉक टेस्ट 7 सॉल्व करेंगे। 6 मॉक टेस्ट ऑलरेडी सॉल्व करवा चुकी हूँ, मतलब 600 एमसीक्यू की हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं। ऊपर आई बटन में प्लेलिस्ट का लिंक आ रहा है या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर देख सकते हो सारे मॉक टेस्ट, या फिर चैनल विजिट करोगे तो वहाँ पर भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। साथ में आप भी सॉल्व करते जाना और चेक करना अपनी तैयारी को कि कौन से टॉपिक के क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं, किस टॉपिक को रिवाइज और प्रैक्टिस करने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पर ये सिलेबस दिया हुआ है पूरा हॉस्पिटल असिस्टेंट के लिए। हिंदी के सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं, गणित का है, विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है और अंग्रेजी है। अब यहाँ पर सामाजिक विज्ञान में इतिहास में यूरोप में राष्ट्रवाद और भारत में राष्ट्रवाद दिया हुआ है। तो भारत में राष्ट्रवाद जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी, वहाँ से पूरा जो हिस्ट्री है वो आपसे पूछा जाएगा, जिसके क्वेश्चंस मैंने लिए थे। इसके अलावा मैंने 2 से 3 क्वेश्चन एंशिएंट इंडिया के या मिडाइवल के लिए थे और 1 से 2 क्वेश्चन मैंने अरिथमेटिक मैथ्स के लिए थे, जबकि आपको सिलेबस में एडवांस मैथ्स के टॉपिक दिए हुए हैं। तो ऐसा आपकी जो एग्ज़ाम होगी, ठीक है, हॉस्पिटल असिस्टेंट की, वहाँ पर भी ऐसा हो सकता है कि 1 से 2 क्वेश्चन आपको एडवांस मैथ्स के देखने को मिले। ठीक है, रेशो, प्रपोर्शन हो गया, परसेंटेज हो गया, इससे देखने को मिल सकते हैं, है ना। तो इसलिए मैंने ऐसा किया था ताकि आपको जो मेन एग्ज़ाम है वैसा फ़ील आए। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन आपको स्ट्रेंज लगेंगे तो एग्ज़ाम जैसा फ़ील आएगा, क्योंकि मेन एग्ज़ाम में भी ऐसा हो सकता है। तो वहाँ पर आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप एग्ज़ाम हॉल छोड़ के चले जाओ कि नहीं नहीं ये तो हमारे साथ क्या कर दिया, सिलेबस तो ये था, चिल्लाने लग जाओ, है ना। ऐसा नहीं होगा, पेपर तो आपको देना ही पड़ेगा। तो 2-3 क्वेश्चन से कुछ नहीं होता है, 2-3 क्वेश्चन से आपका जो सिलेक्शन है वो नहीं रुकेगा। बाकी जो सिलेबस से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपने अगर सिलेबस के टॉपिक को अच्छे से तैयार किया है तो फिर आपके बाकी के जो क्वेश्चन है वो गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो आज का टेस्ट हम स्टार्ट करते हैं। एक बार और बता देती हूँ, 100 नंबर के 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, तो तुक्केबाजी मत करना, तुक्के नहीं चलेंगे। जो आपको आते हो वही क्वेश्चन टिक करने हैं। एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके सही आंसर तक पहुंचना है और 2 घंटे का टाइम आपको मिलेगा पेपर सॉल्व करने के लिए। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सुरसम श्याम को हटा खौरी। सूरदास के पद के आधार पर जो खौरी है, इस शब्द का अर्थ बताना है। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा गली या कोना। खौरी मतलब क्या होता है? गली या कोना। पवन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा प प्लस अन। और इसमें संधि कौन सी है? अयादी स्वर संधि है। पहचानोगे कैसे? तो पवन जो शब्द लिखा है, इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? प। वर्ण विच्छेद मतलब व्यंजन से स्वर को अलग करना। ठीक है, व और न। अब यहाँ पर बीच में क्या आ रहा है इसका वर्ण विच्छेद करने पर? अव। आए, आए, अव या आव, किसी भी शब्द का वर्ण विच्छेद करने पर इन चारों में से कुछ भी आता है तो वहाँ पर अयादी स्वर संधि होती है। तो ये अयादी स्वर संधि का एग्जाम्पल है। ठीक है, चारों याद रखना। जो भी शब्द आपको दिया रहे उसका वर्ण विच्छेद करना, आए, आए, अव या आव, इन चारों में से कुछ भी आपको दिखाई दे तो वहाँ पर अयादी स्वर संधि होगी। हु इज़ द इनविजिबल मैन इन द स्टोरी। कहानी में इनविजिबल मैन कौन था? ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट नेम्ड ग्रिफिन। एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, उसका नाम क्या था? ग्रिफिन था। वो बहुत शानदार साइंटिस्ट था, लेकिन उसने क्या किया था? एक आविष्कार किया था इनविजिबल होने का, और फिर बाद में उसका मिसयूज़ किया, अपराध किए उसने, कानून तोड़े। ठीक है, तो ग्रिफिन। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अब मैंने आपको बोला था कि इंग्लिश और हिंदी की जो भी स्टोरीज़ है वो मैं आपको सुना दूंगी। तो आप लोगों ने पढ़ ली है स्टोरी या अभी भी आपको वो लेक्चर चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बता देना। ठीक है, मैं सोच रही हूँ 2-4 दिन उसमें लगेंगे तो मैं सारी वो स्टोरीज़ का लेक्चर आपके लिए ले आऊँगी। और मुझे लगता है अभी तक तो आपने पढ़ ही लिए होंगे क्योंकि एग्ज़ाम भी पास आ रही है। नागार्जुन द्वारा रचित ये दंतुरित मुस्कान कविता में कवि को बच्चे की मुस्कान कैसी प्रतीत होती है? ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा मृतक में भी जान डाल देने
वाली। ठीक है, तो यहाँ से ये जो लेखक के नाम है वो भी याद करते जाना। यह दंतुरित मुस्कान कविता के कवि कौन है? नागार्जुन है। यदि किसी आंकड़े का माध्य 10 और माध्यिका 11 है तो बहुलक का मान क्या होगा? फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। मोड निकालना है तो क्या होता है? 3 इंटू मीडियन, मीडियन कितना है? 11 है, माइनस 2 इंटू मीन, 2 इंटू मीन कितना है? 10 है। ये फॉर्मूला होता है। 11 तिया 33 माइनस 20 तो 13। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अब इसी फॉर्मूले से आपको कुछ भी निकाल सकते हो। अगर आपको मीन और मीडियन दिया है तो आप मोड निकाल सकते हो, मोड और मीडियन दिया है तो मीन निकाल सकते हो, या फिर मोड और मीडियन दिया है तो मीन निकाल सकते हो। बायोगैस और सीएनजी का मुख्य घटक कौन सा हाइड्रोकार्बन है? मीथेन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में पाई जाती है और ये हमारी किससे रक्षा करती है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। समताप मंडल में पाई जाती है और पराबैंगनी विकिरण से हमारी रक्षा करती है। महात्मा गांधी ने जनवरी 1915 में भारत लौटने के बाद अपना पहला सफल सत्याग्रह आंदोलन कहाँ पर चलाया था? तो महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत कब आए थे? 9 जनवरी 1915 को आए थे। हर साल इसी कारण 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो जब वो भारत आए, अपना पहला सफल सत्याग्रह आंदोलन कहाँ पर किया था? चंपारण में किया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो नील उगाने के लिए ज़बरदस्ती किसानों को उकसा रहे थे कि नील उगाना पड़ेगा, तो उसके खिलाफ उन्होंने आंदोलन चलाया था। निम्नलिखित में से किसे क्रंतन दहन कृषि या जूम खेती के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि को। जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती है तो इसे क्या कहा जाता है? विकेंद्रीकरण कहा जाता है, डिसेंट्रलाइजेशन कहा जाता है। इन द स्टोरी द थीव्स स्टोरी, what was the real intention of हरी सिंह when he started living with अनिल? हरी सिंह जो कि 15 साल का एक चोर था, ठीक है, उसकी इंटेंशन क्या थी जब उसने अनिल के साथ रहना स्टार्ट किया? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। टू विन अनिल्स ट्रस्ट, पहले वो अनिल का विश्वास जीतना चाहता था, एंड रॉब हिम लेटर, और बाद में उसको लूटना चाहता था। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कविता आत्मकथ्य में कवि ने अपने मन को किसकी उपमा दी है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। गुनगुनाकर अपनी कहानी कहने वाले भौरे की। लोकोक्ति की सही पहचान करनी है। इन चारों में से कौन सी लोकोक्ति है? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर क्या होता है? जो मुहावरे होते हैं वो वाक्य के अंश होते हैं, वाक्यांश होते हैं। जो लोकोक्ति होती है वो पूर्ण वाक्य होती है। लोकोक्ति को जनश्रुति या कहावत भी कहा जाता है, ठीक है। और मुहावरे को अगर पहचानना है तो मुहावरों के लास्ट में ना आता है या फिर क्रिया आती है ना, और लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है, इसके लास्ट में ना नहीं आता है, ठीक है। बाकी सब में ना दिख रहा है, अंगूठा दिखाना, आंखों का तारा होना, 9 2 11 होना, ये सब मुहावरे हैं। और अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, ये लोकोक्ति है। यदि एक त्रिभुज के दो कोण क्रमशः 60 और 50 डिग्री के हैं तो इसके तीसरे कोण का मान क्या होगा? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल क्या होती है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो दो कोण 60 और 50 के हो गए, 60 और 50 मतलब 110, तीसरा कितने का बचा? 70 का। तो टोटल कितना हो जाएगा? 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो तीसरा कोण 70 का हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। एक वृत्त के व्यास और उसकी परिधि का अनुपात क्या होता है? वृत्त का व्यास, ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई? r हो गई। तो व्यास इसका डबल मतलब कितना हो जाएगा? 2r हो जाएगा। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है? 2 पाई r। अब इनका अनुपात निकालना है। 2 से 2 कैंसिल, r से r कैंसिल, 1/पाई मतलब 1:पाई। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। तांबे और जस्ते के मिश्रण से बनने वाली मिश्र धातु को क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। तांबा और जस्ता मिलाकर पीतल बनता है। कांसा किससे बनता है? तांबा और टिन से बनता है।
जब बिजली की धारा किसी सीधे चालक तार से बहती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा मैक्सवेल का दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। ठीक है, जब भी हम हमारे दाहिने हाथ को इस तरह से रखें कि ये जो अंगूठा है वो धारा की दिशा बताएगा, तो हमारी ये जो उंगलियां है ये चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय रेखाओं की दिशा बताएगी। रासायनिक अभिक्रिया CuO प्लस H2 Cu प्लस H2O, इसमें किस पदार्थ का उपचयन ऑक्सीडेशन हो रहा है? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना। ठीक है, और अपचयन रिडक्शन मतलब ऑक्सीजन का घटना या ऑक्सीजन का अलग होना। तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड है, इससे ऑक्सीजन अलग हो रहा है तो इसका तो अपचयन हो रहा है। हमको पूछा है किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है, किस में ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन था और यहाँ पर हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ गया तो हाइड्रोजन का उपचयन हुआ है ऑक्सीडेशन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना जमशेदपुर में किस वर्ष की गई थी, जो कि भारत का एक प्रमुख विनिर्माण उद्योग है? टिस्को की स्थापना हुई थी 1907 में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक रबी की फसल का उदाहरण है? विंटर क्रॉप्स होती है रबी की फसल। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। बाकी चावल, मक्का, कपास ये सब खरीफ की फसलें हैं। लैंगिक असमानता या राजनीति में जाति धर्म के प्रभाव के संदर्भ में नारीवादी शब्द का क्या अर्थ होता है? फेमिनिस्ट मतलब क्या होता है? वह जो केवल महिलाओं के शासन का समर्थन करे, वह पुरुष या महिला जो महिलाओं और पुरुषों के लिए समान अधिकारों और अवसरों में विश्वास रखता हो, वह जो पारिवारिक व्यवस्था का पूरी तरह विरोध करे, या फिर वह जो महिलाओं को नौकरियों से दूर रखने का पक्षधर हो। तो फेमिनिस्ट मतलब होता है ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, वह पुरुष या महिला जो महिलाओं और पुरुषों के लिए समान अधिकारों या अवसरों में विश्वास रखता हो। ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो फेमिनिस्ट है वो सिर्फ महिला हो, पुरुष भी फेमिनिस्ट होते हैं। In the poem Dust of Snow by Robert Frost, how did the crow change the poet's mood? जो डस्ट ऑफ स्नो पोयम है वो किसने लिखी है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट की है। तो यहाँ से इसके लेखक का नाम याद रखना। इसमें जो पोइट कवि का जो मूड था वो बहुत उदास सा था। ठीक है, डिप्रेस्ड मूड था उनका, एकदम निराश थे वो। तो जो क्रो रहता है वो किस तरह से उनका मूड चेंज करता है इस पोयम में? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, बाय शेकिंग डाउन डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम हेमलॉक ट्री। वो हेमलॉक ट्री को शेक करता है, हिलाता है, जिससे जो स्नो है, डस्ट ऑफ स्नो है, वो उनके ऊपर गिरती है। आई हैव चेक्ड ऑल द रूम्स बट डैश विंडो इज स्टिल ओपन। वन विंडो। ठीक है, क्योंकि बाकी सब तो प्लूरल के साथ यूज़ होंगे, विंडो सिंगुलर है। जब बच्चे चूहों के बिल में पानी डालकर भागते हैं तो डरकर वे कहाँ शरण लेते हैं? तो आपके इसमें सिलेबस में एक चैप्टर दिया हुआ है माता का अंचल, उससे ये क्वेश्चन लिया हुआ है। तो माता के अंचल में जब बच्चे चूहों के बिल में पानी डालकर भागते हैं तो वो डरकर कहाँ पर शरण लेते हैं? माता के अंचल में। बीच में उनको पिताजी भी मिलते हैं, बाबूजी भी मिलते हैं, लेकिन वो उनको छोड़कर कहाँ जाते हैं? अपनी माता के पास। प्रतिदिन शब्द का सही समास विग्रह क्या होगा? दिन का दिन, दिन और दिन, प्रत्येक दिन, या फिर दिन के लिए दिन। प्रतिदिन मतलब प्रत्येक दिन, या फिर दिन दिन भी हो सकता है। दिन दिन। और यहाँ पर समास कौन सा है? तो मैंने आपको बताया था, जहाँ पर शब्दों की पुनरावृत्ति होती है वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है, या फिर जहाँ पर प्रति, यथा जैसे उपसर्गों का प्रयोग होता है वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। साधु शब्द का विलोम क्या होगा? असाधु। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। cos 60 cos 30 माइनस साइन 60 साइन 30 का मान क्या होगा? तो इनकी वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए। मैंने मैथ्स का जो फॉर्मूलाज वाला लेक्चर बनाया था उसमें मैंने आपको ट्रिक से ये पूरी टेबल बनाना सिखाई थी। cos 60 का मान होता है 1/2,
cos 30 का मान होता है √3/2 माइनस sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 इंटू sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा √3/4 माइनस √3 में 2 2 ज़ा 4। इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो आंसर कितना आया 0। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। यदि दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है और उनका केवल एक अद्वितीय हल है तो ग्राफ की रेखाएं कैसी होगी। तो मैंने आपको बताए थे तीनों केसेस। अगर दो चर वाले जो रैखिक समीकरण है उनका युग्म संगत है और उनका केवल एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल होने का मतलब क्या है, जहाँ पर दोनों रेखाएं किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। एक पॉइंट पर कर रही है तो उसका एक अद्वितीय हल होगा। ठीक है, एक से ज़्यादा पॉइंट, मान लो एक रेखा है उसके ऊपर ही दूसरी रेखा है तो उसके बहुत सारे हल होंगे क्योंकि हर पॉइंट पर ये टच कर रही है। ठीक है, और अगर दोनों रेखाएं पैरेलल है, दूर दूर है, तो उसका कोई हल नहीं होगा। अम्ल वर्षा के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैसें उत्तरदायी है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। हमारे आहार नाल में पचे हुए भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण कहाँ पर होता है, छोटी आंत में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। छोटी आंत में ही ऐसे उंगली नुमा स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, विलाई बोलते हैं। ठीक है, जो कि खाने का अवशोषण करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, ब्रोमीन। अब यहाँ पर अधातु की जगह अगर धातु लिखा होता तो हमारा आंसर क्या होता, पारा मरकरी। ठीक है, जब भी हम एग्ज़ाम देते हैं तो हम जल्दीबाजी में क्वेश्चन टिक करते हैं और अधातु की जगह कभी धातु पढ़ लेंगे, धातु लिखा होगा तो अधातु पढ़ लेंगे और पहला ही ऑप्शन टिक करके आ जाते हैं और फिर हमारा गलत हो जाता है। यहाँ पर पहले ऑप्शन में पारा लिखा ही इसलिए है कंफ्यूज करने के लिए। क्वेश्चन बहुत ईजी है, बहुत ही आसान प्रश्न है, लेकिन ऐसा ही होता है क्योंकि हमारा जो माइंड होता है ना वो एग्ज़ाम हॉल में बहुत अलग तरह से काम करता है। जल्दीबाजी में हमको एग्ज़ाम हॉल में लगता है कि अच्छा ये भी ईजी है, ये भी हमने टिक कर दिया। जैसे ही हम एग्ज़ाम हॉल से बाहर आते हैं तो बोलते हैं अरे अर्शित ये तो गलत कर दिया, ये तो गलत कर दिया, इतना सा बस पढ़ना था, ये तो मुझे आता था। और इतना याद रखना कि आप सिलेक्शन से बाहर तब होते हो जब आप उस तरह के क्वेश्चन को गलत करते हो जो सबके सही हो रहे हैं। ठीक है, उन क्वेश्चन से आप कभी बाहर नहीं होते जो किसी को भी नहीं आ रहे हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है, बढ़ते परमाणु क्रमांक। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। जो मेंडलिफ की पुरानी आवर्त सारणी थी उसमें द्रव्यमान के आधार पर व्यवस्थित किया गया था और मोस्ले की जो नई आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। भारत में असंगठित क्षेत्र की प्रमुख विशेषता क्या है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, रोजगार सुरक्षित नहीं होता और कम मजदूरी मिलती है। मुद्रण संस्कृति के इतिहास में यूरोप में गुटेनबर्ग ने किस वर्ष पहला प्रिंटिंग प्रेस बनाया और कौन सी पहली किताब छापी थी। 1448 में बनाया था और बाइबल को छापा था। इन द स्टोरी मैडम राइड्स द बस, व्हाट वाज वलीज डीपेस्ट डिज़ायर। जो वली थी उसकी चाहत क्या थी, उसका एक डिज़ायर क्या था। तो 8 साल की वली अम्मई, शॉर्ट में वली जो थी, वो अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर बसों को आते जाते देखती थी तो उसको ऐसा लगता था मुझे भी एक बार इस बस की यात्रा करनी है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, टू राइड ऑन द बस दैट ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द टाउन। द डॉक्टर डैश ट्रीटेड द इमरजेंसी पेशेंट वॉज हाईली एक्सपीरियंस्ड हु। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ह्यूमन बींग्स के लिए हु का यूज़ करते हैं। चूज़ द करेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब फ्रॉम द इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड टू मी आर यू फाइन बिकम्स ही आस्क्ड मी इफ़ आई वॉज फाइन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अब आप ये कहोगे कि जो रिपोर्टेड स्पीच है वो तो हमारे सिलेबस में मेंशन ही नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो टेंसेस और बाकी जो टॉपिक्स है उसके अंतर्गत ही वॉइस, रिपोर्टेड स्पीच वगैरह ये सब भी आता है। तो ये सब टॉपिक्स जो है वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि आपने बस टेंस पढ़ लिया तो ख़त्म हो गया काम। तो ये सारे टॉपिक भी उसी के अंतर्गत आते हैं।
महाकवि देव द्वारा रचित सवैये में कृष्ण के राजसी रूप का वर्णन करते हुए उन्हें किसकी उपमा दी गई है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, ब्रज के दूल्हा की उपमा दी गई है। राम पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। मैं क्यों लिखता हूँ, इसके लेखक कौन है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। तो इंग्लिश के जितने भी चैप्टर्स हैं, हिंदी के भी जितने चैप्टर्स हैं, सबके लेखक और कवियों के नाम याद कर लेना। दो घन है, क्यूब है, जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। इनके संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। तो इस प्रकार जो प्राप्त घनाभ है उसकी लंबाई क्या होगी? दो क्यूब है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दो क्यूब है और दोनों का अलग अलग आयतन कितना है? 64 सेंटीमीटर क्यूब और 64 सेंटीमीटर क्यूब है प्रत्येक का। इसके संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस घनाभ बनाया जाता है। तो एक क्यूबॉइड बना दिया हमने, दोनों को मिला दिया। ठीक है, यहाँ से दोनों को मिला दिया। अब इसकी लंबाई हमको बतानी है। ठीक है, तो लंबाई डबल हो जाती है। जैसे कि ये आयतन कितना था? 64 था। इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो क्यूब की भुजा आ जाएगी। भुजा कितनी आ जाएगी? 64 का क्यूब रूट कितना होता है? 4 होता है। ठीक है, तो 4 इसकी भुजा आ गई। इसकी लंबाई डबल होती है। 4 + 4 कितनी हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। कार्बन की चतुसंयोजकता से तात्पर्य क्या है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। कार्बन के सबसे बाहरी कोश में 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो 4 सहसंयोजी बंध बना सकता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? 2 और 4 होता है। ठीक है, तो इसके अंदर वाले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन और बाहरी कोश में कितने होंगे? 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो 4 सहसंयोजी बंध बना सकता है। तांबा हवा में उपस्थित नम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके अपनी चमक खो देता है और उस पर किस रंग की परत चढ़ जाती है? उस पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। किसी विद्युत परिपथ में फ्यूज तार को किस क्रम में जोड़ा जाता है और इसका गलनांक कैसा होना चाहिए? फ्यूज तार को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, दोनों में श्रेणी क्रम है और उसका गलनांक निम्न होना चाहिए ताकि जब भी शॉर्ट सर्किट होता है तो फ्यूज तार गल जाता है और कोई बड़ी दुर्घटना होने से बच जाती है और हमारा जो अप्लायंस है, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस, वो ख़राब होने से भी बच जाता है। भारत में सबसे कम लागत वाला और भारी सामानों के परिवहन के लिए सबसे उपयुक्त मार्ग कौन सा है? जल परिवहन। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। श्रीलंका में वर्ष 1956 में पारित किए गए अधिनियम के तहत किस भाषा को एकमात्र आधिकारिक भाषा घोषित किया गया जिससे गृह युद्ध की स्थिति पैदा हुई? तो तमिल को इग्नोर करके सिंहली को एकमात्र आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक दल दारा और हंसिया के चुनाव चिन्ह के साथ सर्वहारा वर्ग और मजदूरों के अधिकारों की बात करता है? कम्युनिस्ट पार्टी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। स्थापना कब हुई थी? 1925 में हुई थी और इसका विभाजन हुआ। कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी कब बनी? 1964 में। The library was very quiet. There were dash students inside, a few. Option C इसका सही आंसर होगा। The ball poem. What does the poet want the boy to learn from losing his ball? तो सबसे पहले लेखक का नाम याद रखो। किसने लिखी है द बॉल पोएम? जॉन बेरीमैन ने लिखी है। इसमें जो पोइट है वो क्या सिखाना चाहते हैं लड़के को? उसकी बॉल खो जाती है तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। टू अंडरस्टैंड द हार्श नेचर ऑफ लॉस एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशन। तो इसमें जो लेखक है जॉन बेरीमैन, वो सिखाना चाहते हैं कि जैसे जैसे आप बड़े होगे ना तो चीज़ें छूटती जाएगी और आप में एक्सेप्टेंस होना चाहिए। ठीक है, आप उन चीज़ों को पकड़ के बैठे रहोगे, इसने मुझे छोड़ दिया, उसने मुझे छोड़ दिया, ब्रेकअप हो गया, एग्ज़ाम नहीं निकली, तो आप हमेशा निराश रहोगे, डिप्रेशन की तरफ बढ़ते जाओगे। लाइफ में एक्सेप्ट करते जाओगे कि चीज़ें तो छूटेगी। ठीक है, सब कुछ नहीं मिल सकता है, तो एक्सेप्ट करते जाओगे ना उतना ही आप खुश रहोगे। तो ये उसी थीम पर बेस्ड है ये पोएम और यही हमको सिखाती है कि चीज़ें छूटती जाएगी और आप एक्सेप्ट करते जाओ उसको।
Choose the correct reporting verb from the change the sentence into indirect speech. The teacher said to the students, do not make a noise. ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, द टीचर फॉरबेड द स्टूडेंट्स फ्रॉम मेकिंग अ नॉइस। यहाँ पर फॉरबेड के अंदर नॉट इंक्लूड है, क्योंकि फॉरबेड का मतलब ही होता है ये बताना कि किसी चीज़ को नहीं करना है। उत्साह कविता में नव जीवन वाले किसे कहा गया है और क्यों कहा गया है? बादलों को कहा गया है नई चेतना और वर्षा रूपी नया जीवन देने के लिए। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। बहुत बार बता चुकी हूँ, जल्दी से कमेंट में लिख के बताओ उत्साह कविता किसने लिखी है। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष किस दिन देखा गया? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, जिस दिन उनके इकलौते बेटे की मृत्यु हुई थी। उनके इकलौते बेटे की मृत्यु हुई उस दिन वो कबीर के दोहे गा रहे थे और कह रहे थे कि आत्मा का परमात्मा में मिलन हो गया है। ठीक है, तो उस दिन उनकी संगीत साधना का चरम उत्कर्ष देखा गया था। और बाल गोविंद भगत जो है वो 60 साल के एक कबीर पंथी है। ठीक है, और इससे क्या सीखने को मिलता है हमको कि ये रूढ़ियाँ तोड़ते हैं। जैसे इनके बेटे की मृत्यु हो जाती है तो इनके बेटे की जो चिता को अग्नि है वो उनकी बहू से दिलवाते हैं, जो कि हमारे समाज में आज भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, इसके अलावा उनके भाई को बुलाकर कहते हैं कि इसकी दूसरी शादी करवानी है। ठीक है, तो पुनर्विवाह की बात भी वो करते हैं। कन्यादान कविता में माँ ने अपनी बेटी को धुंधले प्रकाश की पाटिका क्यों कहा है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि उसे जीवन के केवल सुखद पक्ष का एहसास था, दुखों और शोषण की गहरी समझ नहीं थी। तो इसमें क्या होता है, काल्पनिक सुख के बारे में बताया गया है जो लड़की शादी से पहले सोचती है कि एक राजकुमार आएगा, ऐसा होगा, मुझे पैम्पर करेगा, मुझे प्यार करेगा। ठीक है, लेकिन शादी के बाद की जो एक्चुअल सच्चाई होती है, जो दुख आते हैं, जो शोषण होता है, वो नहीं समझ पाती है, जिसको धुंधले प्रकाश की पाटिका उसको कहा गया है कि जो धुंधला प्रकाश है शादी के बाद का वो उसको दिखाई नहीं दे रहा है। एक्चुअल में होता यही है। ठीक है, इसलिए लड़कियों को स्पेशली पढ़ाई कर लेनी चाहिए और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट तो बिल्कुल होना ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो सपने होते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, 100 में से 2 लोगों का आप मान सकते हो। ठीक है, हो सकता है 98 लोगों का सच्चाई बिल्कुल अलग होती है। ये जो दुख और शोषण है यही उसके हिस्से में आते हैं। रानी तो बहुत दूर की बात है, नौकरानी वो ज़रूर बन जाती है। ठीक है, तो अपनी पढ़ाई करो, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओ। फाइनेंशियली तो इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, क्योंकि 100 में से 98 लड़कों का बिल्कुल फिक्स है, सुंदर लड़की चाहिए, माँ बाप का ध्यान रखने वाली, माँ बाप की सेवा करने वाली, उसके घर का ध्यान रखने वाली, उसका ध्यान रखने वाली लड़की उसको चाहिए होती है। 100 में से 98 केसेस में ये होता है, 2-3 एक्सेप्शंस होते हैं, बाकी 98 केसेस की सच्चाई यही है। ठीक है, आज भी आप देख रहे होगे न्यूज़ में दहेज के लिए मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता हमेशा लड़के ही गलत होते हैं, लड़कियां भी गलत होती है। ठीक है, अभी बहुत सारे केसेस में आया था कि लड़कियों ने भी ये क्राइम कर दिया, वो कर दिया। बाकी पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि इस कविता में बताया गया है तो बहुत सही वो चीज़ बताई गई है कि जैसा हम पहले सोचते हैं सच्चाई उससे बिल्कुल उल्टी होती है। दुख और शोषण तो आता ही आता है ना। पता नहीं जो लड़के होते हैं वो अपनी वाइफ से क्यों सेवा करवाना चाहते हैं, खुद ही कर ले। अगर उनके माँ बाप की इनको इतनी पड़ी है तो खुद पता नहीं क्यों नहीं करते हैं, है ना। और एक्सपेक्ट करते हैं कि जो मेरी वाइफ आई है वो मेरे माँ बाप की सेवा करें। अनुराग तड़ाग में भानु उदय बिगसी मनो अली दीपक हूँ। सूरदास के पद में अनुराग तड़ाग में कौन सा अलंकार है? अनुराग का मतलब होता है प्रेम और तड़ाग मतलब होता है सरोवर। प्रेम रूपी सरोवर की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार होगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अलंकार डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो हिंदी ग्रामर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी और अलंकार वाला लेक्चर आपको मिल जाएगा, तो डिटेल में आप अलंकार पढ़ सकते हो। रमेश कल दिल्ली जाएगा, इस वाक्य में रेखांकित शब्द कल क्या है? कालवाचक विशेषण है, क्योंकि कल समय के बारे में बता रहा है तो कालवाचक क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण क्या होता है? जो क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। एक द्विघात बहुपद के अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं? द्विघात बहुपद मतलब जिसकी घात हाईएस्ट 2 होती है, तो इसके 2 शून्यक हो सकते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। यदि 2 cos A = 1 है तो A का मान क्या होगा?
2 cos A इज इक्वल्स टू 1। ये 2 इक्वल के उधर जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर डिवीजन में चला जाएगा, 1/2। अब कॉस में किसकी वैल्यू 1/2 होती है? तो cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। cos से cos कैंसिल, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 60 डिग्री। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, 60 डिग्री। दो संख्याओं का योग 35 है, उनका अंतर 13 है, तो वो संख्याएं क्या होगी? दो संख्याएं हम मान लेते हैं x और y है, उनका योग 35 है और उनका अंतर मतलब x माइनस वाई कितना है? 13 है। y से y कैंसिल हो गया, दोनों को हम प्लस कर देंगे इक्वेशंस को, तो ये 2x हो जाएगा। 35 और 13 को प्लस करेंगे तो 5 3 8 और 3 1 4। 2 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 2 दूनी 4, 2 चौक 8। तो एक नंबर तो कितना आ गया? 24 आ गया। तो 24 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस 24 को आप इक्वेशन 1 या 2 में रख के भी देख सकते हो x की जगह, तो y की वैल्यू आ जाएगी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने किस समिति या आयोग का गठन किया था? तो हंटर आयोग बनाया था, हंटर समिति बनाई थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। भारत में एजेंडा 21 का संबंध मुख्य रूप से किससे है? जो 1922 के पृथ्वी सम्मेलन में अपनाया गया था। सतत पोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। इन द पोयम अ टाइगर इन द जू बाय लेस्ली नॉरिस। तो यहाँ पर मैंने इसलिए मेंशन किया है क्योंकि बार बार आप पढ़ोगे तो आपको इनके जो लेखक है उनका नाम भी याद होता जाएगा। अ टाइगर इन द जू पोयम किसने लिखी है? लेस्ली नॉरिस ने लिखी है। व्हाट इज़ द टाइगर डूइंग इनसाइड हिज केज? अपने केज के अंदर टाइगर क्या कर रहा था? ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, उसके लेंथ की केज को स्टॉक कर रहा था। इन क्वाइटली इन क्वाइट केज। She is too weak dash long distances without support. She is too weak to walk. ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। बिना सपोर्ट के वो चल नहीं सकती ज़्यादा दूर तक। इन द चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, व्हाट डिड मंडेला मीन बाय एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ह्यूमन डिजास्टर? ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। द ट्रेजिक प्रैक्टिस ऑफ अपार्थेड एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है, काले गोरे का भेदभाव होता है, उसके बारे में बताया गया है। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क। सही पंक्चुएशन मार्क विराम चिन्ह कौन से सेंटेंस में लगे हुए हैं? यहाँ पर कॉमा आना चाहिए, यहाँ पर डबल आना चाहिए। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज़ सुंदर, कमज़ोर और कांपती हुई थी। संगीतकार कविता के इस अंश में चट्टान जैसे भारी स्वर में कौन सा अलंकार है और ये क्या दर्शाता है? तो चट्टान जैसा भारी, किसी के जैसा बता रहे, किसी के समान बता रहे, तो उपमा अलंकार होगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। मुख्य गायक के स्वर की गंभीरता और दृढ़ता। वह आया, उसने खाना खाया और सो गया। वह आया और उसने खाना खाया और सो गया। ये वाक्य संरचना के आधार पर किस प्रकार का है? तो ये संयुक्त वाक्य है, क्योंकि तीनों को हम स्वतंत्र वाक्य के रूप में उपयोग कर सकते हैं। वह आया, उसने खाना खाया और वह सो गया। ठीक है, और को अगर हम हटा देंगे तो ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। भाववाच्य वाले वाक्य की सही पहचान हमको करनी है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। चलो अब थोड़ा सोया जाए। लखनवी अंदाज पाठ में नवाब साहब द्वारा खीरे की जो फाक है उसको बिना खाए केवल सूंघ कर खिड़की से बाहर फेंकना किस प्रवृत्ति को दर्शाता है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। उनकी कृत्रिम रईसी और वर्ग श्रेष्ठता के खोखले प्रदर्शन को। लेखक को दिखा दिखाकर वो फाक सूंघ कर खिड़की से बाहर फेंक रहे थे। यदि tan a प्लस बी इज इक्वल्स टू √3, tan a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/√3 है, जहाँ पर 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में है a प्लस बी और a इज़ ग्रेटर देन b है, तो a और b के मान क्रमशः क्या होंगे? ठीक है, तो देखो यहाँ पर tan a प्लस बी इज इक्वल्स टू कितना है? √3 है। √3 किसकी वैल्यू होती है? tan 60 की वैल्यू। वही मैथ्स के जो फॉर्मूले वाला लेक्चर मैंने सिखाया था उसमें टेबल पूरी बनानी सिखाई थी, सारी वैल्यूज़ कैसे आप ट्रिक से बना सकते हो, तो आपको वैल्यूज़ याद हो जाएगी। तो यहाँ पर a प्लस बी का मान कितना हो गया? 60। a प्लस बी इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 60। दोनों साइड tan tan है। अब tan a माइनस बी
क्या है, 1/√3 है। 1/√3 10 में किसकी वैल्यू होती है, 10 30 की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर a माइनस बी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। a प्लस बी कितना था, 60 और a माइनस बी कितना था, 30। दोनों इक्वेशन को वैसे ही सॉल्व कर लेंगे। दोनों इक्वेशन को प्लस करेंगे तो ये प्लस बी से माइनस बी कैंसिल हो जाएगा। 2a 60 और 30 कितना हो जाएगा, 90। तो a की वैल्यू तो कितनी हो गई, 45। 2 से 90 को काटेंगे तो 45। अब 45 की वैल्यू इक्वेशन 1 2 किसी में भी हम रख सकते हैं। तो अगर हमने इक्वेशन 1 में रखी a की वैल्यू, तो 60 में से 45 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 15। तो 45 और 15 इसका आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। एक 7 सेंटीमीटर भुजा वाले ठोस घन के एक फलक से अधिकतम आकार का एक अर्धगोला काटकर निकाल लिया जाता है। इस प्रकार बने शेष ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सही व्यंजक क्या होगा। तो एक क्यूब था, इससे एक अर्धगोला, इस टाइप का एक अर्धगोला काटकर निकाला जाता है और बाकी जो बचा हुआ शेष ठोस है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा। तो घन का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 6a²। ठीक है। अब इसमें से आधा गोला निकालेंगे तो पाई r स्क्वायर माइनस हो जाएगा, लेकिन जो एक तल में जो गोला बचेगा तो उसको हमको ऐड करना पड़ेगा 2 पाई r स्क्वायर। 3D शेप है ना, इसको खोल के देखोगे, घन को खोल करके देखोगे तो समझ में आएगा। अब 6a² पाई r स्क्वायर में से 2 पाई r स्क्वायर माइनस करेंगे तो प्लस का पाई r स्क्वायर बचेगा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, 6a² पाई r स्क्वायर। इस फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं। त्रिज्या r वाले एक बड़े धातु के गोले को पिघलाकर स्मॉल r त्रिज्या की n छोटी गोलाकार गोलियां बनाई जाती है। इस प्रक्रिया में n का मान किसके बराबर होगा। ठीक है। तो पिघलाने पर जो आयतन रहता है वो अपरिवर्तित रहता है। तो एक बड़े धातु के गोले का कितना हो जाएगा आयतन, 4/3 पाई r³। छोटे गोले का कितना रहेगा, छोटी गोलियां बनानी है n गोलियां इंटू 4/3 पाई स्मॉल r³। 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r³ में स्मॉल r³। ठीक है। तो r/r का होल क्यूब हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। इसको सही कर लेना, ये r/r दोनों के पावर में क्यूब लगा हुआ है। ठीक है। तांबे के सल्फेट के नीले रंग के विलयन में लोहे की कील डालने पर विलयन का रंग हरा हो जाता है, कील पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। ये किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है और उसमें किसका अपचयन हो रहा है। तो ये विस्थापन अभिक्रिया है, कॉपर आयन का अपचयन यहाँ पर हो रहा है। किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। यदि किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई को दोगुना कर दिया जाए और उसके नए प्रतिरोध और उसकी प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो 4 गुनी हो जाएगा प्रतिरोध तो, और प्रतिरोधकता उसकी अपरिवर्तित रहेगी। आँख के उस दोष को क्या कहते हैं जिसमें सिलियरी जो मांसपेशी है उसके कमज़ोर हो जाने के कारण आसपास और दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं आप देख पाते हो, और इसके निवारण के लिए किस लेंस की आवश्यकता होती है। तो जब बुढ़ापा आता है तब इस तरह की प्रॉब्लम होती है, तो उसको प्रेस बायोपिया कहा जाता है। ज़रा दूरदृष्टिता और द्विफोकसी लेंस का उपयोग करोगे, बाईफोकल लेंस। एक ही चश्मे में दोनों लेंस लगे होते हैं। अगर आंखों को ऊपर करके देखोगे तो ऊपर की साइड अवतल लेंस लगा होता है दूर की वस्तुओं को देखने के लिए, और नीचे साइड इस तरह से आंखों को नीचे करके पढ़ते हो तो यहाँ पर उत्तल लेंस लगा होता है पास की वस्तुओं को पढ़ने के लिए। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के दौरान जॉबर कौन थे और उनका मुख्य काम क्या था। तो ऑप्शन बी का सही आंसर होगा, उद्योगपतियों द्वारा नए मजदूरों की भर्ती के लिए नियुक्त किए जाने वाले पुराने और विश्वसनीय कर्मचारी। तो होता क्या था, जो मिल मालिक रहते थे वो मजदूरों की सीधी भर्ती नहीं करते थे, वो जॉबर को रखते थे और जॉबर अपने गांव के ही लोगों को लेकर आते थे और वहाँ पर उनको बसाते थे, उनको काम दिलवाते थे। तो ये जॉबर का काम था।
समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को है। यदि दोनों द्वारा बनाए गए कानून में टकराव या विरोधाभास उत्पन्न होता है तो स्थिति क्या होगी? जो केंद्र सरकार द्वारा कानून बनाया गया है उसको मान्य माना जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। काली मृदा में नमी धारण करने की उच्च क्षमता होती है, परंतु शुष्क मौसम में इसमें गहरी दरारें पड़ जाती है। कृषि विज्ञान के अनुसार इन दरारों का लाभ क्या होता है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ये मिट्टी में अच्छी तरह वायु मिश्रण होने में मदद करती है। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन फॉर अ कॉम्प्लेक्स इम्पेरेटिव सेंटेंस। डू नॉट इंसल्ट द पुअर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। द पुअर शुड नॉट बी इंसल्टेड। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। ऑकवर्ड। ऑकवर्ड का एंटोनियम अपोजिट वर्ड आपको बताना है। ऑकवर्ड मतलब असहज सा लगना, बोलते हैं ना कि ऑकवर्ड सिचुएशन हो गई है बहुत ज़्यादा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ग्रेसफुल, अपोजिट बताना था। जो मुकदमा दायर करता है वाक्यांश के लिए इनमें से सही शब्द क्या है? जो मुकदमा दायर करता है, अब क्वेश्चन पढ़ते से ही मुकदमेबाज मत लगा देना, पहले नंबर पर रखा ही इसलिए है। जो मुकदमा दायर करता है उसको वादी कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, और जिसके खिलाफ मुकदमा दायर किया जाता है उसको प्रतिवादी कहा जाता है। अल्फा कणों के बारे में कौन सी बात गलत है? इनमें से 3 सही है और 1 गलत है, वो गलत हमको बताना है। उनकी उच्च आयनीकरण क्षमता होती है, ये सही है। उनकी उच्च भेदन क्षमता होती है। उनकी उच्च गतिज ऊर्जा होती है, ये भी सही है। वो धनावेशित हीलियम नाभिक है, ये भी सही है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत है। उनकी उच्च भेदन क्षमता होती है। अल्फा कणों का द्रव्यमान ज़्यादा होता है, इसलिए उनकी जो भेदन क्षमता है वो कम होती है। मछलियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? डेंड्रोलॉजी, ऑफियोलॉजी, पेडोलॉजी या फिर इक्थियोलॉजी। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। मछलियों के वैज्ञानिक अध्ययन को इक्थियोलॉजी कहा जाता है। डेंड्रोलॉजी वृक्षों और झाड़ियों के अध्ययन को कहा जाता है। ऑफियोलॉजी सांपों के अध्ययन को कहा जाता है और पेडोलॉजी मृदा के अध्ययन को कहा जाता है। मानव श्वसन तंत्र का कौन सा हिस्सा गैसों के आदान प्रदान के लिए स्थान प्रदान करता है? ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। एल्वोलाई कुपिका, फेफड़ों के अंदर होती है ये। नाइट्रोजन स्थिरीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें नाइट्रेट का स्वांगीकरण होता है, नाइट्रोजन गैस का उपयोग होता है, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन प्रोटीन में रूपांतरित होती है या फिर आणविक नाइट्रोजन अमोनिया में रूपांतरित होती है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। गैस्ट्रिक ग्रंथि की मुख्य कोशिका क्या स्रावित करती है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। पेप्सिनोजेन। निगलते समय कंठ नली को ये बंद कर देता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। एपिग्लोटिस, जिसको कंठच्छद भी कहा जाता है। भोजन निकलते समय एक पत्ती के आकार का कार्टिलेज का एक फ्लैप होता है जिसको एपिग्लोटिस कहा जाता है, जो कि श्वास नली को बंद कर देता है, जिससे भोजन श्वास नली में ना जाकर ईसोफेगस में जाता है। हीमेटोलॉजी का अध्ययन किसका अध्ययन है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। रक्त के अध्ययन को हीमेटोलॉजी कहा जाता है। हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है और दिल के कार्डियोलॉजी। डैश प्रक्रिया में वातावरणीय दाब महत्वपूर्ण होता है। श्वसन की प्रक्रिया में वातावरणीय दाब महत्वपूर्ण होता है। जब फेफड़ों के अंदर का दाब वातावरणीय दाब से कम होता है तब हवा अंदर आती है। मूत्राशय को आवृत करने वाला एपिथेलियल ऊतक कौन सा है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ट्रांजिशनल या संक्रांतिक। निम्न में से कौन सा एंजाइम स्टार्च को घुलनशील शर्करा में परिवर्तित करता है? ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। एमाइलेज एंजाइम, लार में होता है। किसकी अधिक मात्रा लेने के कारण न्यूरोटॉक्सिसिटी हो सकती है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। विटामिन B6 लेने के कारण ज़्यादा मात्रा में। लैक्टोज किन 2 शुगर से मिलकर बना होता है? ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ग्लूकोज और गैलेक्टोज से। सरल प्रोटीन केराटिन किस में मौजूद होता है? नाखून में। नाखून में होता है, बाल में होता है, त्वचा की जो बाहरी ऊपरी परत होती है उसमें होता है। सूक्ष्म विज्ञान के जनक कौन है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। लुईस पाश्चर।
माइक्रोबायोलॉजी के। छड़ के आकार के जीवाणु को क्या कहा जाता है? बैसिलस कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। स्पिरिलियम सर्पिलाकार होता है, कॉकस गोलाकार होता है, वाइब्रियम जो होता है वो कॉमा के आकार का होता है। हर्पिस जोस्टर की वजह से होने वाला एक सामान्य रोग है वायरल इन्फेक्शन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, विषाणु जनित संक्रमण। निम्नलिखित में से कौन सा एक डीएनए वायरस है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, हेपेटाइटिस बी जो होता है वो डीएनए वायरस होता है। बाकी ए सी डी जितने भी हेपेटाइटिस के होते हैं वो आरएनए वायरस होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे महत्वपूर्ण नर्सिंग क्रिया है जिसे कार्डियक कैथेटराइजेशन से गुजरे रोगी के लिए करना पड़ता है? नाड़ी की कमी हेतु जांच करना, बिस्तर के सिर के सिरे को ऊपर उठाना, रक्तस्राव के लिए कैथेटराइजेशन साइट का आकलन करना या फिर बेड क्रेडल प्रदान करना। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, रक्तस्राव के लिए कैथेटराइजेशन साइट का आकलन करना। एक क्लाइंट जिसने सीने में कई बार दर्द की शिकायत की थी उसका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम निर्धारित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्लाइंट की काउंसलिंग में इम्पॉर्टेंट है? ये शारीरिक गतिविधि के लिए आपके दिल की प्रतिक्रिया की जांच करने के लिए गैर आक्रामक परीक्षण है। ये परीक्षण आपके सीने में दर्द के वास्तविक कारण की पहचान करने की निश्चित विधि है। इस परीक्षण के निष्कर्ष एंजाइना के उपचार में न्यूनतम सहायता करेंगे या फिर इस न्यूनतम इंसेंटिव टेस्ट से पता चलता है कि आपका शरीर व्यायाम करने के लिए उपयुक्त है या नहीं है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ये शारीरिक गतिविधि के लिए आपके दिल की प्रतिक्रिया की जांच करने के लिए गैर आक्रामक परीक्षण है। सिवाय एक घोल के बाकी सभी निम्नलिखित घोल मुंह की देखभाल के लिए इस्तेमाल होते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, नींबू का रस। ठीक है, इससे इनेमल घिसता है इसलिए इसका यूज़ नहीं होता है, बाकी सबका होता है। तो आपका आज का मॉक टेस्ट कंप्लीट होता है। कोई भी डाउट है, कैसा लगा, कमेंट्स में ज़रूर बताना। आपका जो भी स्कोर रहा हो वो भी कमेंट्स में ज़रूर बताना। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो वहाँ से पढ़ सकते हो, रिवाइज़ कर सकते हो। सारे पीडीएफ्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और हाइप भी करना। ठीक है, स्क्रीन पर देखो प्लेलिस्ट शो हो रही है मॉक टेस्ट की, तो वहाँ से जाकर सारे मॉक टेस्ट पढ़ सकते हो। हिंदी ग्रामर पढ़ना चाहते हो तो हिंदी ग्रामर की प्लेलिस्ट भी शो हो रही है, तो हिंदी ग्रामर भी पढ़ सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।